नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना के बेहद पॉश इलाके में सुबह सुबह चेन स्नैचिंग की 2 वारदातों से इलाके में हड़कंप मच गया। बैक टू बैक चेन स्नैचिंग की 2 घटनाओं से पुलिस भी हैरान है। दरअसल एसकेपुरी थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर बदमाशों ने एक के बाद एक चेन स्नैचिंग की 2 घटनाओं को अंजाम दे दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अलग अलग घटनाओं को अंजाम देकर वो यहां से फरार हो गए। बेतिया के रहने वाले मनोज कुमार पटना में प्राइवेट नौकरी करते हैं और पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी के रोड संख्या 3 में रहते हैं। वो सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तब 2 बदमाशों ने झपट मारकर चेन लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। और पटना संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, राजधानी पटना में चेन स्नैचिंग की लगातार बढ़ती घटनाएं, अब यहां पर पुलिस को एक बार फिर से नई रणनीति की जरूरत है इन लोगों पर काबू करने के लिए। बिल्कुल, देखिए पूरी जो इलाका है पॉश इलाका माना जाता है और अभी इसके पूरी थाना में थानाध्यक्ष नहीं है, उनको लाइन क्लोज कर दिया गया है। 2-3 दिनों पहले जोनल आईजी ने उनको लाइन क्लोज किया था, पटना रेंज के आईजी राकेश राठी ने। और फिलहाल यह जो थाना है थाना अध्यक्ष विहीन है और ऐसे में जो सुबह में जो क्विक मोबाइल के जवान गश्ती पे लगाए जाते हैं, शायद उतनी सघन गश्ती नहीं हुई जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया और बैक टू बैक 2 घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में चेन स्नैचिंग की वारदात जो है कैद हो गई है, जैसा अभी न्यूज 18 के टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है। और पुलिस जो है अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की खोज में लगी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी के लिए एक बड़ी बात, खासकर चेन स्नैचिंग की घटना जिस कदर पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी है, वैसे में एक बार फिर से जो अपराधी है वो चेन स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम देने में जुट गए हैं। बिल्कुल, और आम लोगों के लिए इस वक्त परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर पॉश इलाके में ये हालात हैं तो फिर दूर दराज के इलाकों को लेकर के चिंता लोगों के अंदर ज्यादा गहरी होगी। जाहिर सी बात है। और महज 2 दिनों पहले आज जो है वो गुरुवार है और मंगलवार की रात स्ट्रेटेजी बनी थी, क्राइम कंट्रोल मीटिंग हुई थी और एसएसपी ने खासकर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसके बावजूद देखिए यहाँ पर घटना हो गई है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक चुनौती है, देखना होगा पुलिस इन अपराधियों को कैसे खोज निकालती है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है। बिल्कुल, और पुलिस की स्ट्रेटेजी के आगे क्या अब इन चोरों की या फिर यूं कहें जिन्हें कानून का डर या खौफ नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी ज्यादा कारगर दिखती है क्या? क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आम लोगों के अंदर डर और खौफ सीधे तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आंध्र प्रदेश में बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। अक्की रेड्डी गुड़ेम में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, केमिकल फैक्ट्री, जिसमें ब्लास्ट के बाद 4 मजदूरों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में बिहार के 4 मजदूरों की जान गई है। जगह अक्की रेड्डी गुड़ेम का, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में 4 बॉयलर में से एक बॉयलर में ब्लास्ट होता है। 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें घटना के उस वक्त की जब रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था जब ये ब्लास्ट हुआ। घायलों में 7 मजदूर बिहार के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुल 12 लोग जख्मी हालत में इस वक्त कई अस्पतालों में इलाजरत हैं। ब्लास्ट के बाद प्लांट में देखिए किस तरीके से आग के गोले में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया। बिहार के नालंदा के रहने वाले 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 7 लोग इस वक्त झुलसे हुए अवस्था में, जिनको बताया जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से तकरीबन 70% से ज्यादा बर्न इंजुरी है, अभी इस वक्त विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत। वहीं आंध्र प्रदेश हादसे में सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। हादसे की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर दुख जताते हुए आश्रितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से संपर्क कर पार्थिव शरीर को लाने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। तो कल देर रात की यह घटना जब 11:30 बजे बॉयलर में ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में आग लग जाती है और इस दौरान वहां जो मौजूद श्रमिक थे वो झुलस गए, जिसमें से 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। ये बिहार के नालंदा जिला के रहने वाले थे। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन? जी हां, रेस में कई बड़े चेहरे नाम में शामिल हैं और ये नाम कौन कौन से, जरा उन पर भी नजर डालीजिए। क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि अब
अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? इस रेस में सबसे मजबूत दावेदारी किसकी नजर आती है? बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष, ये भूमिका किसकी तरफ से निर्वहन की जाएगी? रेस में कई बड़े चेहरों के नाम हैं, जिनमें रंजीता रंजन, अमिता भूषण, मीरा कुमार का नाम, जावेद अहमद और राजेश कुमार के नाम भी रेस में इस वक्त शामिल बताए जा रहे हैं। ये वो तमाम नाम जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये वो दावेदार हैं जो कि बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। तो कई बड़े चेहरे हैं। मीरा कुमार के नाम के साथ रंजीता रंजन की बात कर लीजिए, साथ ही साथ देखिए बहुत ऐसे भी नाम है। जावेद अहमद का जिक्र कर लूं मैं, राजेश कुमार ये भी इस रेस में इस वक्त, साथ ही साथ अमिता भूषण, ये वो नाम जो इस वक्त इनमें से किसी भी नाम पर मुहर लग सकती है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और दिल्ली संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के। अमितेश, दावेदारों में कई नामों का जिक्र हम कर रहे हैं, जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी किसकी नजर आती है? देखिए, मदन मोहन झा दिल्ली दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रभारी भक्त चरण दास से मुलाकात की थी। आज उनकी मुलाकात पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी से हुई है। तो निश्चित रूप से चर्चा कई इशूज पे हो रही है। खासतौर से इन्होंने जो पिछले 3 साल और उसके बाद जो 7 महीने 7.5 महीने का जो कार्यकाल रहा, उस पर चर्चा हुई। आगे कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और साथ में इस बात पर मंथन हो रहा है कि किसको कांग्रेस की कमान दी जाए, क्योंकि 2 साल से के आसपास लगभग लोकसभा चुनाव में वक्त रह गया है। इसलिए कांग्रेस बिहार में भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अमितेश, कांग्रेस की तरफ से ये एक ट्राई एंड टेस्ट के जैसा भी नजर आता है, क्योंकि जिस हालात में इस वक्त कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, कांग्रेस के अंदर खुद ही जिस तरह के कलह नजर आते हैं, ये ताज जिसे मिलेगा उसके लिए कांटों भरा ये ताज होने वाला है। निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और बिहार में जहां पर कांग्रेस के लिए काफी फर्टाइल जमीन नहीं है, तो वहां पर कांग्रेस को मजबूत करना काफी मुश्किल होगा किसी भी अध्यक्ष के लिए। उस सिचुएशन में कांग्रेस तलाश रही है नए अध्यक्ष को, क्योंकि 2 साल से भी कम का वक्त है, लगभग 2 साल वक्त है कहें इसी लोकसभा चुनाव में। इसलिए कौन अध्यक्ष बनेगा, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसको लेकर चर्चा है। पिछले 6 महीने पहले जब चर्चा हो रही थी कि भक्त चरण दास को उनसे मुलाकात के बाद मदन मोहन झा ने अपना इस्तीफा दे दिया, इस तरह की जो पेशकश की थी, उस समय राजेश राम का नाम सामने आया था, जो कि कुटुंबा से विधायक हैं। उनका नाम सबसे आगे था, फ्रंट रनर थे, लेकिन बाद में कुछ कारणवश उनका नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। लेकिन भक्त चरण दास जो कि प्रभारी हैं, उनकी पसंद राजेश राम ही है। लेकिन पार्टी में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पर चर्चा है, चाहे पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की बात करें, या अमिता भूषण की बात करें, या रंजीत रंजन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें उनको लेकर के चर्चा। बिल्कुल अमितेश, इस बार ये भी देखा जाए कि कांग्रेस जिन नामों की इस वक्त चर्चा चल रही है, जो रेस में आगे चल रहे हैं, उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यानी इस बार ये मजबूत और बाकी तमाम दूसरे दावेदारों में बेहतर स्थिति रखने वाले लोगों के नाम है, और उसमें भी महिलाओं का नाम ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस महिला कार्ड भी खेलना चाह रही है। कांग्रेस को लगता है किसी महिला को अगर आगे किया जाए तो उससे कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है। और इसके अलावा कास्ट कॉम्बिनेशन भी ध्यान में कांग्रेस रख रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी श्योर नहीं है कि आरजेडी के साथ उसका गठबंधन होगा या नहीं होगा। 2 बार हमने देखा तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में क्या असर हुआ। उसके अलावा एमएलसी चुनाव में देखा कैसे कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन नहीं हो पाया। और आरजेडी के नेतृत्व, तेजस्वी के नेतृत्व में जो आरजेडी है अभी, कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर उसके बाद जो एमएलसी चुनाव हुआ उसमें। इसलिए कांग्रेस अपनी तैयारी करना चाहती है 2024 को लेकर के। उसके दिमाग में ये बातें जरूर है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 24 में हमें अकेले भी जाना पड़े। तो हर इशूज को ध्यान में रखते हुए, हर एंगल को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। उसी को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा है, उनकी विदाई अब होने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन, इस पर भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि कई दावेदारों के नाम इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब बात गर्मी के सितम की, क्योंकि इस बार बिहार के लोगों को गर्मी सहनी होगी, और वो भी प्रचंड गर्मी। बिहार के लोगों को एक बार फिर से गर्मी का सितम झेलना होगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 11 जिलों में
लू को लेकर के चेतावनी जारी कर दी। अब तक ठंडी हवाओं, मौसम की आंख मिचौली के बीच तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन अब ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। कुछ दिन के बाद एक बार फिर से लोगों के सामने लू की लेकर चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो सकता है। जिन 11 जिलों को लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है उनमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा जिला शामिल हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बढ़ती गर्मी को लेकर सभी लोगों से, आम लोगों से सचेत और सतर्क रहने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि मौसम में होने वाले बदलाव और इस बदलाव के बीच बच्चों के अंदर पाई जाने वाली बीमारियों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। पूरा का पूरा सब लोगों ने बता दिया है कि आज गर्मी बहुत पड़ने वाली है। इस बार देख नहीं रहे हैं, इस बार कई वर्षों से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हम तो इसी गर्मी में घूम रहे हैं ना, तो कितनी गर्मी होती है सब तो देखते ही रहते हैं। अभी भी नहीं देख रहे हैं। अरे भाई अभी सब नेचर का है, क्या कीजिएगा। सब लोगों को सचेत और सतर्क रहना चाहिए। तो पटना समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान होने की संभावना जाहिर की जा रही है और ऐसे में लोग तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। बाजारों में नारियल पानी की बात हो, सत्तू, बेल के शरबत, गन्ने के जूस की डिमांड भी बढ़ चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पटना समेत 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोग तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि जो तरल पदार्थ हैं गर्मी से इन्हें राहत देगी। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे वो ये इन ठेलों पे आ रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं आप, गर्मी से बचाएगा आपको? जी मैम, यही तो तरल पदार्थ है जो गर्मी के लिए सहायक है। अगर तरल पदार्थ नहीं रहता, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन पर दिन, उससे बहुत बेचैनी हो रहा है लोगों के बीच। इस तरह से गर्मी पड़ रहा है, आम आदमी को चाहिए कि तरल पदार्थ जैसे में नारियल पानी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, गन्ने का जूस अभी इस मौसम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे होता है कि आदमी को जो प्रॉब्लम होता है गर्मी का उससे थोड़ा राहत मिलता है। दही का सेवन करें, ये सब चीज़ ज़रूरी है अभी फिलहाल। नारियल पानी बेच रहे हैं और जो गन्ने का जूस है सबसे अधिक, ये तो हर मौसम में लोग पीते हैं लेकिन गर्मियों में बहुत अधिक इसकी खरीदारी होती है, लोग पी रहे हैं। गर्मियों में लोग खूब पी रहे हैं गन्ने का जूस, खूब पी रहे हैं गर्मी में। तो गन्ने का जूस लोग पसंद करते हैं, हर मौसम में पसंद करते हैं, लेकिन खासकर अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में लोग गन्ने के जूस पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आने वाले दिनों में राजधानी पटना समेत 11 जिलों में पड़ेगी, ऐसे में लोग अभी से ही सतर्कता बरतते हुए तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगर तापमान की बात की जाए तो जिन जिलों में तापमान अधिकतम और न्यूनतम इस वक्त सामने हैं उनको देखकर यही लगता है कि सावधानी और सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। ये हर किसी को इस वक्त बरतनी चाहिए। ऐसे ही कुछ जिलों के ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचाते चलें। पटना के अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये तापमान, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास। दरभंगा में ये अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 39 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास। भागलपुर की अगर बात करें तो 39 डिग्री अधिकतम यहां पर तापमान इस वक्त दर्ज किया जाता हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और गया में 40 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जो है 28 डिग्री। साथ ही साथ मिनी दार्जिलिंग के नाम से विख्यात पूर्णिया में पिछले एक सप्ताह से मिनी दार्जिलिंग जैसा नजारा दिख रहा है। आज सुबह कुछ इलाके में कुहासे जैसा माहौल रहा। एक तरफ जहां बिहार के कई जिले जो हैं वो लू की चपेट में हैं, वहां पर ऐसी तस्वीर सुकून देने वाली है। पूर्णिया के मौसम वैज्ञानिकों ने 1-2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। मिनी दार्जिलिंग के नाम से विख्यात पूर्णिया में पिछले कुछ दिनों से मिनी दार्जिलिंग का एहसास हो रहा है, जहां कई जगह लू चल रही है, भीषण गर्मी की स्थिति है।
वहीं पूर्णिया में पिछले एक सप्ताह से काफ़ी ठंडक का माहौल है। हमारे साथ यहाँ मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं सुमन जी, आइए इनसे बात करते हैं। सुमन जी, ये क्या हालात है अभी मौसम के? एक्चुअली ये अभी तो प्री मानसून की पीरियड चल रही है। प्री मानसून के पीरियड में मैंने अब तक कुछ वर्षा हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्षा अभी नहीं होने का मुख्य कारण है कि हमारे इंडिया का साउथ वेस्ट कॉर्नर पे लो प्रेशर की एरिया बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ का वाटर वेपर का फ्लो उस क्षेत्र में हो रही है। इस क्षेत्र में बादल बनते हैं, लेकिन सारा बादल चूँकि ट्रफ लाइन नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ है, तो जिधर ज़्यादा प्रेशर लो होगी वाटर वेपर का कंडेंसेशन उस क्षेत्र में ज़्यादा होगी, और जहाँ वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा वहीं क्लाउड फॉर्म करेगी, वहीं रेन की संभावना है। लेकिन अभी पूर्णिया में जैसा कि हमारा ये बैरोमीटर ये लगातार ये 48 आवर्स का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे वायुमंडल के दबाव घट रही है। अभी विंड का स्पीड बिल्कुल कम है, लगभग 0.2 किलोमीटर पर स्पीड के से अभी विंड चल रही है। तो उम्मीद है कि 1 या 2 दिनों में थोड़ी मौसम में परिवर्तन होगी और यहाँ भी वर्षा होगी। हालांकि उम्मीद है कि अब बिहार में थोड़ी वर्षा की उम्मीद जगी है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या है आप? हम मौसम कार्यालय पूर्णिया में साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर कार्य है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पूर्णिया में काफ़ी ठंडक जैसा माहौल है, क्या टेम्परेचर है और आगे कैसी बनी हुई है? जैसे कल का न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस है, आज का 24.7 है, कल का मैक्सिमम 32.7 था। तो तापमान में ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, अधिकतम न्यूनतम तापमान इसी के आसपास बना रहने की उम्मीद है। मतलब ये कितने दिनों तक इस तरह का ठंडापन रहेगा पूरे में? अगले 3-4 दिनों तक कम से कम इस तरह से बने रहने की संभावना है। कई जगह देख रहे हैं कि लू और काफ़ी गर्मी है और पूर्णिया उसके वजह से ठंडापन है। हाँ, जैसे दक्षिण बिहार में अधिकतर ज़िले में लू की संभावना बताई गई है या लू चल रही है। उसकी तुलना में देखा जाए तो नॉर्थ पूर्व के ज़िले जो हैं उसमें हवाएं चल रही हैं, उत्तर पूर्वी या पूर्वी हवा चल रही है। तो इससे बंगाल की खाड़ी से जो हवा या नमी वाली हवा आ रही है उसके कारण थोड़ा लोगों को राहत है। तो पूर्णिया में पिछले एक सप्ताह से ठंडापन की स्थिति है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बारिश की भी संभावना है। हो सकता है कि यहाँ पर बारिश भी हो और इस तरह का जो ठंडापन है वो अगले कुछ दिनों तक और लोग इसी तरह से राहत महसूस करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे प्रदेश में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कोशिश किसी भी तरह से कामयाब होती नजर नहीं आ रही। आम जगह की बात कौन करे, शर्मनाक स्थिति ये है कि सरकारी कार्यालय परिसर में हजारों शराब की बोतलें आपको नजर आ जाएंगी। सरकार ने शराबबंदी का कानून बनाया है, उसी सरकारी परिसर में शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हुई हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जहानाबाद जिला परिषद कार्यालय की है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इन झाड़ियों के बीच में दीवारों के पास बोतल ही बोतल नजर आएगी। इसमें ज्यादातर बोतलें ऐसी हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग डेट हाल ही के दिनों के हैं। इससे यह साफ होता है कि शराबबंदी के बावजूद शराब का सेवन किया जा रहा है। जब शराब का सेवन किया जा रहा है तो स्वाभाविक बात है इसकी बिक्री भी हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त बालू माफियाओं के खिलाफ न्यूज़ 18 लगातार खबर दिखा रहा है कि कैसे पटना में बालू का अवैध खनन हो रहा है। पिछले दिनों दिखाया गया था कि पटना से सटे बॉर्डर पर बेहटा और मनेर के ये इलाके जहां पर बालू माफिया दिन दहाड़े पोकलेन के साथ बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है, जिसमें बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के बीच और आसपास के इलाकों में बालू का अवैध खनन करने वालों के 35 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें सुनील कुमार, पंकज कुमार, गोलू कुमार, करण कुमार, चुन्नू कुमार, गोपाल जी राय कुख्यात अपराधी शामिल है। और संवाददाता संजय हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर बड़ी जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, जिस खबर का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि हम बालू खनन से जुड़े हुए माफियाओं के खिलाफ लगातार खबरों को दिखाते हैं,
कैसे आप सभी जो संवाददाता हमारे इन खबरों के पीछे लगे होते हैं, वो जान हथेली पर लेकर इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। खबरों को दिखाने के पीछे हमारी कोशिश सफल होती हुई, क्योंकि सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, कार्रवाई की जा रही है और अब ये बड़ी गिरफ्तारी 35 अपराधियों की। जी बिल्कुल विवाह। और देखिए, पिछले 28 मार्च को हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि पटना का जो बॉर्डर इलाका है, बिहटा इलाके में, वहां पर पोखरेन से कैसे बालू की अवैध खुदाई जो है वो चल रही, खनन चल रहा है और सारण जिले से भी वहां पर बालू माफिया पहुंचते हैं और वहां पर प्रशासन का पहुंचना काफी मुश्किल होता है। और हम लगातार न्यूज 18 इस खबर को दिखा रहा है और इसी खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है जब बिहार एसटीएफ की टीम ने एक साथ 32 से 35 जो अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया है और तकरीबन 1 दर्जन पोकलेन जो है उसको जब्त किया गया है और कई राइफल है और कार्ट्रिज है, तकरीबन 20 से अधिक मोबाइल है, इसको रिकवर किया गया। और इतनी भारी संख्या में बालू माफियाओं और उनके साथ जो उनके सहकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर बिहार पुलिस मुख्यालय का स्पेशल इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद एसटीएफ की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर है जिसमें एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी इस रूप में देखिए आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है जहां एक रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप मच गई है। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। आग से हड़कंप, इस आग के लगने के बाद इलाके में लोगों के बीच साफ तौर पर नजर आता हुआ पंजाबी बाग इलाका, जहां पर यह आग लगी रेस्टोरेंट में। दमकल की 3 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और पूरे बिल्डिंग को खाली कराया गया है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पंजाबी बाग इलाका जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यह रेस्टोरेंट, और अचानक से आग की लपटों ने इस पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल की गाड़ियों की तरफ से जारी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।